हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं गौरव एक नए वीडियो के साथ हूँ और यहाँ पर मेरे साथ अंकुर सर हैं। और अंकुर सर आईआईटी रुड़की में जो पीएचडी स्कॉलर हैं और इन्होंने अभी यूएस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो इस वीडियो में हम लोग उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। उन्होंने वहाँ पे कैसे क्या चीज़ एक्सप्लोर की, कहाँ पे गए थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। तो ये वीडियो पूरा एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो सबसे पहले अंकुर सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू गौरव। मैं अंकुर खोकर और मैं आईआईटी रुड़की में एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और हाल ही में मैंने थीसिस सबमिशन किया है। और जैसा कि गौरव ने बताया, मैंने अपने पीएचडी कोर्स वर्क के अंदर 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया है, एक यूएस के अंदर और एक स्वीडन के अंदर। तो यहाँ पर सर मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी कॉन्फ्रेंस थी और किस फील्ड के लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। एक्चुअली यूएस में अगर हम मटेरियल साइंस के डोमेन की बात करें तो एक वेल नोन कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम बोलते हैं टीएमएस। उसमें डिफरेंट रिसर्च बैकग्राउंड के प्रोफेसर्स आते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सो उसी कॉन्फ्रेंस को ही मैंने अटेंड किया है 2023 में। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि एज अ आईआईटीआर रिसर्च स्कॉलर आपके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आई और उनको आपने कैसे सॉल्व किया। देखिए, अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, क्योंकि यूएस की कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके वीज़ा प्रोसेस की, कि आपको वीज़ा मिल पाएगा या नहीं, एक बड़ा ही अनसर्टेन क्वेश्चन होता है। और दूसरी प्रॉब्लम, अगर कोई किसी की फर्स्ट विजिट होती है तो उसके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि वो कहाँ पर एकोमोडेशन ले और किस तरीके से ट्रैवल करेगा, किस तरीके से फ़्लाइट की बुकिंग करे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। तो जैसे कि वीज़ा प्रोसेस में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो आपको वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। एक्चुअली इनिशियल जब मैंने अपॉइंटमेंट लिया तो मुझको 2025 का अपॉइंटमेंट मिला। बट फिर मैंने काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, जो पहले विजिट कर चुके यूएसए के अंदर। सो उनसे पता लगा कि एक इमरजेंसी का प्रोविज़न भी होता है। और अगर आप अमेरिकन एम्बेसी में काउंसलर को कन्विंस करते हो कि ये कॉन्फ्रेंस आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से आपको इस कॉन्फ्रेंस का बेनिफिट मिल सकता है, सो मे बी दे कैन एक्सेप्ट योर इमरजेंसी रिक्वेस्ट। सो इसी तरीके से मैंने इमरजेंसी रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और फाइनली मुझको वीज़ा मिल गया। टिकट के बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बाहर का इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट बुक करने में बहुत सारा डायनेमिक प्राइस का एक वेरिएशन आता है। तो उसको आपने कैसे टैकल किया, उसके बारे में कुछ बताइए सर। एक्चुअली जिस समय, क्योंकि मार्च 2023 में मैंने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, तो उस समय जो मेरे स्पॉन्सर थी वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी। सर्व की फंडिंग मैंने यूज की। सो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की जिससे हम टिकट्स की बुकिंग करा सकते हैं। पहली अशोका और दूसरी बार्मर लोरी। सो उन्हीं के थ्रू हम टिकट्स की बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने टिकट्स के प्राइस वेरिएशन की बात की, तो मैंने दोनों के साथ इंटरेक्ट किया और दोनों के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस मिला। वहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस हो जाते हैं, बट इनकी मोनोपोली है, तो उसी के थ्रू हमें जाना पड़ता है। तो टिकट करने के बाद सर आप कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे पहले किस सिटी में गए थे। देखिए, मेरी यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट थी न्यू दिल्ली टू सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर मेरा लगभग 10 या 12 घंटे का लेओवर रहा। उसके बाद मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी सैन फ्रांसिस्को टू सैन डियागो। सो सैन डियागो में हमने एक हॉस्टल्स लिया एकोमोडेशन के लिए। और हॉस्टल्स वहाँ आई मीन इकोनॉमिकल भी होते हैं और वेल मेंटेन्ड भी होते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कोई कॉन्फ्रेंस में जाए, सो हॉस्टल इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद बहुत सारी सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के चेकअप होते हैं, तो वहाँ पर आपने जो प्रोसेस है उसको कैसे और कितने टाइम में कंप्लीट किया। कुछ चैलेंजेस भी वहाँ पे आपको देखने को मिले। हाँ, एक्चुअली इंडियंस के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जब भी हम स्पेशली जब भी हम फर्स्ट विजिट करते हैं किसी फॉरेन कंट्रीज़ में या यूएसए के अंदर, सो उनके एक्सेंट को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और दूसरी चीज़ है कि किस तरीके से इमिग्रेशन प्रोसेस करना है, वो भी अपने आप में एक थोड़ा
एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, बट एयरपोर्ट्स पर हर चीज़ें वेल मेंटेन्ड होती है और इंडिकेशंस होते हैं उनके किस किस डायरेक्शन में आपको जाना है। सो जैसे ही आप वहाँ पर लैंड करोगे, दे आर लॉट ऑफ पीपल्स ओवर देयर हु कैन हेल्प यू, सो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो उसको क्या कोई डरने की ज़रूरत है वहाँ पर? देखिए, फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मीन्स आप कहाँ पर आपका एकोमोडेशन कहाँ पर है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स पासपोर्ट्स आपके साथ होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके टिकट्स आपके साथ होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए, ताकि जो जो डॉलर में ट्रांजैक्शंस है वो ईज़िली कर सकें आप। सो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि बताया कि आपने कॉन्फ्रेंस के लिए एक इनडायरेक्ट फ्लाइट ली थी, तो वहाँ पर पहुँच के आपने डोमेस्टिक फ्लाइट बुक की थी कि यहीं से आपने फ्लाइट बुक करी थी? हाँ, मैंने एक्चुअली मैं सैन डिएगो से डेनेवर भी गया एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। सो वहाँ पर मैंने डोमेस्टिक फ़्लाइट का यूज़ किया और उसको मैंने यहीं से बुक किया इंडिया से। वहाँ पर बड़ा ईज़ी होता है एक स्टेट टू दूसरे स्टेट मूव करना वाया फ़्लाइट, क्योंकि कॉस्ट भी अप्रॉक्सिमेटली मैनेजेबल होती है। और क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है यूएस के अंदर, इसलिए फ़्लाइट ही वहाँ पर बेटर ऑप्शन माना जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि हॉस्टल में आपने एकोमोडेशन लिया था, तो एकोमोडेशन के साथ आपने फूडिंग को कैसे मैनेज किया वहाँ पर? एक्चुअली हॉस्टल्स में जिस हॉस्टल को मैंने बुक किया वहाँ पर ब्रेकफास्ट तो मीन्स जो भी हमारा रूम का रेंट था उसके साथ ही वे ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराते थे। और बट लेकिन अगर डिनर की बात करें और लंच की बात करें तो वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स थे जो जहाँ पर हम गए, और वेज फूड वहाँ पर अवेलेबल था, लेकिन वो लिटिल बिट कॉस्टली होते हैं। बट एवरीवेयर इन यूएसए, आई मीन डजेंट मैटर इन विच सिटी यू आर स्टेइंग, यू कैन गेट इंडियन रेस्टोरेंट्स एवरीवेयर। तो फूड के अलावा जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए आपने कौन-कौन से जो वहाँ पे साधन यूज़ किए? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट वहाँ एक सबसे चैलेंजिंग टास्क है, और हमें या तो उबेर या ओला के थ्रू टैक्सी को एक्सेस करना पड़ता है, या आपके कोई फ्रेंड है उसको आप एयरपोर्ट पर कॉल कर सकते हो और उसके साथ जा सकते हो। दूसरी बात, क्योंकि मैं वहाँ पर 6 से 7 किलोमीटर मैंने टैक्सी से ट्रैवल किया, और 6 टू 7 किलोमीटर का ही मुझको 2500 या 3000 रुपया पे करना पड़ा। सो ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्ट वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो जैसे कि वहाँ पर किसी से हेल्प लेनी है, तो वहाँ पर हेल्प लेने के बाद लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है, वो मैं जानना चाहूँगा? बिल्कुल, वहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट भी होते हैं और हेल्पिंग नेचर भी होता है उनका। अगर हम अच्छी तरीके से बात करें, सो वे रिस्पॉन्स करते हैं अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज़ है कि एयरपोर्ट्स पर ही अगर आप वहाँ जाकर किसी से इंटरेक्ट करोगे और किसी से हेल्प लेने की कोशिश करोगे, सो डेफिनेटली दे विल गिव गुड रिस्पॉन्स। तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस को आपने कैसे एक्सप्लोर किया, थोड़ा ब्रीफ में बताइए सर? बिल्कुल, क्योंकि कॉन्फ्रेंस वो सैन डिएगो में थी, और सैन डिएगो को यूएस का पोर्ट सिटी माना जाता है। और इट वाज यू नो जस्ट नियर टू पैसिफिक ओशियन, सो देयर वर लॉट ऑफ प्लेसेस ओवर देयर, एंड वी विजिटेड वेरियस प्लेसेस। लाइक वहाँ पर एक कोरोनाडो आइलैंड था, इट वाज अ वेरी फेमस आइलैंड। और सम कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे वहाँ पर जो एज ए म्यूजियम की तरह रखे गए हैं यूएस आर्मी के द्वारा, तो वहाँ पर भी हमने विजिट किया। दूसरी बीच वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर बड़ा प्लीजेंट था, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटर था, और इंफ्रास्ट्रक्चर इट वाज वेल मेंटेन्ड। सो यही कुछ चीज़ें हैं। ओके, तो कॉन्फ्रेंस के बाद आपके लिए नेटवर्किंग फील्ड कैसा रहा? कितने लोगों से आप मिले? डेफिनेटली नेटवर्किंग एक बड़ा टास्क है वहाँ पर, और मेनली हम उसी की वजह से हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं।
सो अगर मैं वहाँ के प्रोफेसर्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली वे अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं अगर हम उनसे कोई चीज़ पूछते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, जो इंडियंस लोग हैं वहाँ पर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो आई मीन एकेडमिक जॉब्स में हैं, वे भी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका रिस्पॉन्स देते हैं। सो एक एनकरेजिंग इन्वायरमेंट रहता है और एक अच्छी गैदरिंग रहती है जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि आपने वापसी में वही सेम पाथ फॉलो किया था कि आप अलग रूट से जो वापस आए थे? हाँ, रिटर्न में भी मेरा फ्लाइट था सैन डिएगो टू शिकागो, और शिकागो में लेओवर था मेरा लगभग 9 to 10 आवर्स का। उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट थी मेरी शिकागो टू न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर पूरी ट्रिप में आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस कितना रहा सर? उसके बारे में बताइए सर। ऑब्वियसली अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो यूएस की कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसेस होता है वो ट्रैवलिंग में होता है। अगर आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस में लगभग 90,000 to 1 लाख रुपीज़ खर्च होते हैं, तो एडिशनली आपको 40 to 50,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं आपके एकोमोडेशन में और आपका जो फूड है, और प्लस आप जो वहाँ पर विजिट करते हो लोकल प्लेसेस पर। सो मेनली वहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंसेस ही मेजर एक्सपेंसेस होता है। तो लास्ट में सर कुछ आईआईटीआर स्टूडेंट्स के लिए टिप्स दीजिए जो कि उनके लिए बेनिफिशियल रहे सर। यही बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना पासपोर्ट साथ रखें। दूसरी चीज़, आपको पता होना चाहिए कि आपका एकोमोडेशन कहाँ पर है। और तीसरी चीज़ है कि फॉरेक्स कार्ड, ताकि आप वहाँ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। और चौथी चीज़ है कि आपको कुछ कैश भी रखना चाहिए, लाइक 200 या $300 आपके पास कैश भी होना चाहिए, ताकि किसी अनसर्टेन सिचुएशन में आपका फॉरेक्स कार्ड वर्क ना करे। सो आप उस कैश को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी होगी कि आप वहाँ पर किस तरीके से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप यूएस विजिट करते हो सो एयरटेल का सिम आप लें, क्योंकि उसका डेटा भी चीप होता है एज़ कम्पेयर टू जियो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लोगों को एक मिथ होता है कि वहाँ पर ओला ऐप अच्छी तरीके से काम करेगी, बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। और जैसे ही मैंने वहाँ के लोकल जो इंडियंस हैं उनसे इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि अगर आप यूएस का ही सिम यूज़ करते हो तो ओला वहाँ पर अच्छी तरीके से वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा। सो इस मिथ में ना रहे कि वहाँ ओला वर्क करेगा या नहीं करेगा। समटाइम्स इट डजंट वर्क। सो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आपके आने वाले कॉन्फ्रेंस या विजिट के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दिए, लाइक कर दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गौरव, थैंक यू।